नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पुस्तक वितान की दूसरी रचना राजस्थान की रजत बूंदें। यह रचना एक राज्य विशेष यानी राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में संगीतमय गद्य की पहचान है। इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि होगी। आइए शुरू करते हैं। अब हम राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है। सीने में तरबतर चेलवांजी। चेलवांजी जो है वो कुई बनाने का काम करने वाले कलाकार हैं। सीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी जो है कुई के अंदर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। देखो, कुई बनाने का काम किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में जल की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ जल को संचय करके रखने का एक बहुत ही सुंदर उपाय है कुई, जिसका मुंह बहुत संकरा होता है, बहुत अधिक गहराई में बनी होती है। और ये कुई निर्माण करने का जो कार्य है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। तो कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, ज़मीन का तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि देखें कुई का जो व्यास है उसका जो घेरा है बहुत ही संकरा है। उखरू यानी उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़ कर बैठना। उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। एक एक हाथ की दूरी पर यानी कि एक हाथ इधर और फिर मिट्टी ही मिट्टी। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता क्योंकि कुल्हाड़ी और फावड़े से खोदने के लिए तो जगह की आवश्यकता होती है, उसके आसपास एक पर्याप्त दायरे की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। कुई बहुत अधिक संकरी है। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली क्या है? देखो, बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। हम कह सकते हैं छोटा फावड़ा कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि बड़े फावड़े के लिए वहाँ कुई में जगह नहीं होती है। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर की ताज़ी हवा मिट्टी के माध्यम से नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। देखो कितना सुंदर तरीका है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं ताकि उनके सिर पर मिट्टी के कण ना लगे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। यानी कि इस तरह से मिट्टी ऊपर खींचते समय, मिट्टी नीचे फेंकते समय चेलवांजी के सिर की सुरक्षा के लिए कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का टोप उसके सिर पर सुरक्षा के तौर पर पहना दिया जाता है। चेलवांजी यानी चेजारो, इनको चेजारो भी कहते हैं, चेलवांजी भी कहते हैं। देखो चेलवांजी क्या है? चेलवांजी यानी चेजारो कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। ये काम क्या कहलाता है? चेजा। कुई निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? चेजा। और चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी
कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। देखो कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, ऐसी गहराई में इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। गहराई इस कुएं की कम नहीं है, केवल व्यास में छोटी यानी संकरी है। कुआं जो है वो चौड़ा भी होता है गहराई के साथ साथ, लेकिन जो कुएं है वो गहराई तो होती है उसकी, किंतु व्यास उसका बहुत कम होता है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम और कुछ ज़्यादा होती है। किसी जगह पे कम गहराई होती है तो कहीं पर अधिक गहराई होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न भूजल है। देखो कुएं में तो वर्षा का जल संचित होता है, लेकिन कुएं जो है वो बड़े विचित्र ढंग से जल को संचय करती है, समेटती है अपने में। यानी कि कुएं में जो जल होता है वो न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और ना ही भूजल होता है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, यानी कि बिल्कुल ये भी नहीं और वो भी नहीं, इस प्रकार से देखो कुछ और ही अलग तरह का ही एक विषय है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। देखो क्या व्यवस्था है कि मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई तो बहुत अधिक है। यहाँ वर्षा का पानी जो है बहुत कितनी भी मात्रा में हो तो वो फटाफट से ज़मीन में समा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे अक्सर 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, और ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। क्या होता है, 150-200 हाथ पर पानी निकल जाता है बड़े कुओं में, लेकिन अक्सर क्या होता है वो खारा होता है, इसीलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम करता है। कौन सी पट्टी? खड़िया पट्टी। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है, यानी कि एकदम से पानी सोख लेती है मिट्टी, लेकिन जहाँ पर नहीं सोखे तो ये बिल्कुल अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। यह पट्टी वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, यानी कि भूजल का जो खारापन है उससे इस जल को, बरसात के जल को अलग करती है। कौन? खड़िया पट्टी उससे अलग रखती है, उसमें मिलने नहीं देती। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, नमी के रूप में जम जाता है, फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। तो देखो प्रकृति की क्या उदारता है कि यहाँ रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। तो देखें यहाँ पर जो रेत के कण हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और देखो एक जगह दूसरे कण से चिपकेंगे तो अपनी जगह छोड़ के चिपक जाएंगे, यानी जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है, यानी कि वे एक जगह चिपकेंगे तो दूसरी जगह से हटेंगे, दूसरी जगह से अलग भी होना पड़ेगा उनको, और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं।
और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। ये चीज़ भी आपने देखी होगी। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। लेकिन यहाँ देखो, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। यहाँ रेत के कण बिखरे रहते हैं और यही संगठन का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ इन कणों के ये बिखरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बरसात का जो जल है वो भाप बनकर की नमी के रूप में वातावरण में नहीं जाएगा। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता। अलगाव नहीं होता मतलब वे परस्पर चिपकते नहीं हैं कण, इसीलिए वो जगह भी नहीं छोड़ते पीछे। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, यानी चारों तरफ तो खारा पानी है, भूजल स्तर खारा है, लेकिन उस कुएं के भीतर कैसा है? मीठा पानी, अमृत जैसा मीठा पानी। तो देखें, राजस्थान में जहाँ जल की समस्या है वहाँ जल को अमृत के रूप में संचित करने का एक बहुत ही सुंदर विधान है कुएं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। समाज को जो पानी मिलता है वो 3 रूपों में। बिल्कुल प्रश्न बनता है कि पहला पानी के कितने रूप हैं? पहला रूप पालर पानी। आप सब जानते हैं पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं आपको और मिलेगा इसी पाठ में। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। ये क्या है? ये वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। फिर है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। अब देखो रेजानी पानी क्या है? धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी, रेजानी पानी कहलाता है। धरातल से तो नीचे उतर गया लेकिन पाताल में नहीं जा पाया, वो कौन सा पानी है? रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। तो देखें पानी के कितने रूप बताए हैं? पालर पानी और पाताल। पहला रूप पालर पानी, दूसरा रूप पाताल पानी और तीसरा रूप रेजानी पानी। तो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। तो इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चेजो किसे कहते हैं? चिनाई का कार्य जो है वो कुएं का प्राण है, इसे चेजो कहते हैं। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से यानी बाल्टी से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है।
ताकि मिट्टी धंसे नहीं, यानी कि मिट्टी धंसे नहीं और तेजारों के प्राणों की रक्षा की जा सके। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप समझते हैं आप, एक घास होती है, लंबी घास, जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। तो खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना हुआ खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अब देखें, हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुएं निर्माण की प्रक्रिया अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।